हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। ये हमारा वन शॉट प्रिपरेशन होगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, जिसमें सेकंड चैप्टर आपका सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हम किसकी बात करने वाले हैं? सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखो यहाँ पे एक पिक्चर ये दिख रही है, ये क्या बताता है? प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? एग्रीकल्चर। ये प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करता है। और यहाँ पे आप ये सीन देख रहे हो, ये बेसिकली किसके बारे में बात करते हैं? ये टर्शरी सेक्टर के बारे में। एक्चुअली ये टर्शरी सेक्टर है और ये आपका सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक एक तरीके से कुछ कपड़े बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए आप वायर्स फैलाए गए हैं। तो ये आपका टर्शरी सेक्टर में आ गया। ये आप देख रहे हो, जो आप वुमेन काम कर रही है खेतों में, ये प्राइमरी सेक्टर का केस हो गया। ठीक तो सेक्टर्स का मतलब यही है कि जो इकोनॉमी को कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, तो 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया बेसिकली। ये आप देख रहे हो, ये आपका देख रहे हो, ये आपका क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें ईंट का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, जो कि आपका बिल्डिंग्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन के काम आएगा। ठीक, ये आपका क्या है? ये आपका आपका एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये आपका क्या है? प्राइमरी सेक्टर में काम आ जाता है। किसमें? प्राइमरी सेक्टर का केस है। ठीक, यहाँ पे देखो आप, प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, प्रोड्यूस नेचुरल गुड्स। यहाँ पे हम क्या कहते हैं? नेचुरल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं क्या? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को। ठीक है, लाइक कोई कपड़े हो गए, ठीक है, अब कार हो गए, चेयर हो गए, ये सारी चीजें आप देख रहे हो। टर्शियरी सेक्टर जिसमें सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। क्या प्रोवाइड कराई जाती है? सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका। ठीक है, आपका ये वेजिटेबल्स आप शॉप मार्केट में जाके आप लेते हो, ये आपका कंप्यूटर हो गया, ये क्या देता है? सर्विस देता है। क्या देता है? सर्विस देता है। तो एक्चुअली हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में। किसके बारे में? प्राइमरी सेक्टर। देखो, प्राइमरी सेक्टर क्यों कहा जाता है, इसका रीजन ये होता है कि ये प्राइमरी सेक्टर ही ना बेस होता है किसके लिए? सेकेंडरी के लिए। क्योंकि सेकेंडरी को क्या देता है? रॉ मटेरियल देता है। क्या देता है? रॉ मटेरियल देता है। और ये प्राइमरी टर्सरी के लिए भी हेल्प करता है। कैसे? ये ट्रांसपोर्टेशन, ये रॉ मटेरियल होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल जो होता है, ये सेकेंडरी तक कैसे पहुंचता है? जिसको क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, है ना। सेकेंडरी को ये रॉ मटेरियल कैसे पहुंचाया जाता है? बाई ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन किस में आ जाता है? टर्सरी सेक्टर में, है ना। तो एक तरीके से प्राइमरी क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। किसके लिए? आपका सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर के लिए। अब प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि इसके अंदर में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब आ जाता है। अब ये प्राइमरी सेक्टर है, देखो हमें ये चीजें मिल जाती है, ठीक है भैया, बट एक कॉटन मिलने के लिए उसके अदर्स बायोलॉजिकल प्रोसेस भी तो रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मान लो कि हमें कॉटन का प्रोडक्शन करना है ना, तो उसके लिए हमें नेचुरल फैक्टर्स भी मैटर करेंगे, रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। और जब ये कॉटन निकल जाएगा तो ये एक तरीके से रॉ मटेरियल होगा, इसी को हम ऐसे भी प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। और या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, यही जो कॉटन है, इसका हम क्या सेकेंडरी सेक्टर में यूज करेंगे? किसके लिए? क्लोथ बनाने के लिए। किसके लिए? क्लोथ बनाने के लिए। और सेकेंडरी सेक्टर को ही क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। और फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट कहाँ जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन होके, यानी जिसको कि हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं, मार्केट में जाएगा, है ना। और मार्केट में आप जाके इसको अपने प्राइस पर खरीदोगे। ठीक है, जिस भी कॉस्ट प्राइस में आप खरीदोगे। तो एक्चुअली ये इस तरीके से सर्कल की तरह काम करता है। ये तीनों ही, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये तीनों ही क्या इंटरलिंक्ड है? क्या है? इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इंटरलिंक्ड है। बेसिकली ये है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्यों? क्योंकि क्या करता है, ये नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज कर देता है अदर फॉर्म्स में बाय मैन्युफैक्चरिंग, बाय मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो यही काम होता है प्राइमरी के बाद, यही आपका मैन्युफैक्चर करके उसको रॉ को क्या करता है? एक प्रोडक्ट में बनाता है। रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? प्रोडक्ट में। किसमें? प्रोडक्ट में, बाय मैन्युफैक्चरिंग। दैट्स वाई इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। जैसे कि आप देखो, शुगर केन, शुगर केन क्या है? रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल है। बट इस शुगर केन को हम क्या करते हैं? जब गुड़ में कन्वर्ट कर देते हैं, शुगर में कन्वर्ट करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के केस में आ जाएगा, यानी सेकेंडरी सेक्टर के केस में आएगा। किसके केस में आएगा? सेकेंडरी केस सेक्टर के केस में आएगा। ब्रिक्स का भी जब हम केस लेते हैं तो यही काम होता है। तो एक्चुअली ये जितने भी, जहां पे भी आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चर हो रहा है रॉ मटेरियल का यूज करके, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर जॉब्स प्रोवाइड करता है,
जॉब्स तो वैसे तीनों ही सेक्टर प्रोवाइड करते हैं, ये इंडस्ट्रियल होता है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री देता है। रॉ मटेरियल से क्या करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, दैट्स वाई इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मशीन्स वहां पे क्या किए जाते हैं, प्लॉट किए जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मशीन। टर्शियरी सेक्टर सेम चीज, टर्शियरी सेक्टर क्या करता है भैया, जब रॉ मटेरियल से वो क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया आपका, किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो देन फिर उसको क्या ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मार्केट में उसको फैलाना पड़ेगा, है ना, स्प्रेड करना पड़ेगा। वो किसके होगा भाई, ट्रांसपोर्टेशन से होगा, किससे होगा भाई, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किससे होगा भाई, ट्रक से या ट्रेन से, ठीक है, या होलसेल और फिर रिटेल शॉप में बेचते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बहुत से कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, बैंकिंग की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये किसके फील्ड में आ जाते हैं, किस में आ जाता है, टर्शरी में आ जाता है, किस में आ जाता है, टर्शरी में आ जाता है, ठीक है, जिसको कि हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर में इंक्लूड्स किए जाते हैं बहुत सारे इंस्टेंशियल सर्विस जो डायरेक्टली तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व नहीं होती, बट हाँ काम करती है। जैसे कि आपका देखो टीचर हो गया, ठीक है, एजुकेशन, मान लो कि अगर आपको स्किल्ड ही नहीं है, स्किल ही नहीं है उस चीज के बारे में कि रॉ मटेरियल को कैसे हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट में, तो जब उसके बारे में हमें स्किल ही नहीं है या नॉलेज ही नहीं है, तो फिर वो किस काम का है ना, टीचर्स का रोल होता है। डॉक्टर्स भाई, वर्कर्स वहां पे काम करते हैं, लेबर्स वहां पे काम करते हैं, तो उनकी हेल्थ का भी तो इश्यू आएगा, तो उसके लिए डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग वर्क्स, ये सारे किस में आ जाते हैं, ये भी एक तरीके से क्या है, सर्विस सेक्टर में ही आएंगे, लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को तो अफेक्ट नहीं करते, बट हाँ ये आते हैं उसमें, ठीक है। इंटरनेट कैफे हो गया, एटीएम बूथ हो गया, सेंटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। अब कंपेयर करते हैं इन थ्री सेक्टर्स को, जो हम कंपेयर करते हैं तो एक्चुअली देखेंगे कि क्या होता है, क्या है कि हर सेक्टर का ना कुछ अपना प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उसी जब वैल्यू, जो उनकी वैल्यू होती है, उन तीनों सेक्टर का जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा ईयरली आ जाता है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, that means कि sum of production in the three sectors, ये is what is called gross domestic product। सिंपल सी बात है कि जो साल भर में, जैसे मान लो कि अभी जो हमारा कैलेंडर है, मान लो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 1 जन से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है, तो ये इस पूरे 1 ईयर कैलेंडर में जो भी प्रोडक्शन तीनों सेक्टर से हो रहा है, तीनों टाइप सेक्टर्स, प्रोडक्शन का मतलब वैल्यू, जो उनकी जो प्रोडक्शन है ना, उनकी वैल्यूज को जब हम एड ऑन करते हैं तीनों सेक्टर्स के, तो वो हमारा जीडीपी बन जाता है, क्या बन जाता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का केस आ जाता है। दैट मीन्स इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, ध्यान से सुनना, विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस होंगी वही क्या है, जीडीपी के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, जीडीपी के अंदर आएगा। तो एक तरीके से जीडीपी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को टास्क होता है मेजरिंग करना, ये हेल्प करते हैं वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, ऑल इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को, कि कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन relating to total volume of goods and service and their prices, then estimate the GDP। मतलब एक तरीके से क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का काम क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से क्या करती है, वो ये आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड द प्राइसेस के बारे में, और फिर वो एस्टिमेट करते हैं कि क्या देश की जीडीपी है। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, हाँ बिल्कुल, अभी आप देखो सेक्टर में चेंजेस, क्योंकि देखो जो प्रेफरेंस है वो चेंज होती रही है। जैसे आप इंडिया के एक सिंपल से एग्जांपल लेके चलो, इंडिया की बात करें तो 1947 के बाद से हमने प्राइमरी सेक्टर को ज्यादा फोकस किया, किस पे काम किया, प्राइमरी सेक्टर पर, जिसका मतलब एग्रीकल्चर पे, ठीक है, ज्यादा काम किया। 1990s के बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि उसके बाद एलपीजी आ गया। एलपीजी आने का मतलब क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये भी तीन चीजें आई। तो उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस किया एंड देन सर्विस सेक्टर पे भी हमने फोकस किया। तो अभी हमारे देश में सर्विस सेक्टर का ज्यादा रोल है, बट अभी भी प्राइमरी सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रिफर अभी भी सबसे ज्यादा इसका ही, प्राइमरी सेक्टर में ही हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी, ये जॉब प्रोवाइड कराता है सबसे ज्यादा, प्राइमरी सेक्टर, देन टर्सरी सेक्टर एंड देन आपका सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो हिस्टोरिकल चेंज आते रहते हैं, वर्ल्ड वाइड भी ये चेंजेस आए हुए हैं। जैसे कि अगर आप बात की जाए कि मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर बिगिन टू प्रोस्पर होने लगा,
इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर, है ना। तो अब इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हुए, लाइक क्राफ्ट पर्संस एंड ट्रेडर्स आए, बेइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज हुई, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया ना। एक्चुअली क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, मेथड ऑफ फार्मिंग जो है वो उसकी वो अच्छी होने लगी, है ना। मेथड ऑफ फार्मिंग क्या होने लगी, अच्छी होने लगी, उसमें भी डेवलपमेंट आने लगा। तो इस सब चीजों की वजह से जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी वो भी इंक्रीज कर गई, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज, एडमिनिस्ट्रेटर बढ़ गया, आर्मी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द गुड प्रोड्यूस वर नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर आल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, मोस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, ये केस आ जाता है। तो सिंपल सी, अगर लॉन्ग टाइम अगर जैसे बात कीजिए, ओवर अ लॉन्ग टाइम मोर देन 100 ईयर, 100 सालों से भी ज्यादा, न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंट्रोड्यूस हुआ, फैक्ट्री सेटअप हुई, स्टार्ट एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने धीरे धीरे वहां पे काम करना शुरू किया, ठीक है। तो वहां पे काम करना शुरू किया। अब इससे क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से वो जो प्रोडक्ट होता था एज कम्पेयर टू पहले, पहले क्या होता था कि आपका हैंड मैं आपका एक तरीके से क्या होता था कि कॉटेज फैक्ट्री लगती थी, किस तरह की फैक्ट्री, कॉटेज फैक्ट्री, या फिर आपका तो कॉटेज फैक्ट्री की वजह से क्या होता था, रेट जो होते थे प्रोडक्ट के वो हाई होते थे। जब इंडस्ट्री सेटअप हुई, यानी इंडस्ट्री सेटअप हुई, तो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। जब ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो उस प्रोडक्ट का जो रेट है वो चीप हो गया, क्या हो गया, चीप हो गया। जब वो चीप हो गया तो इजिली लोग यूज करना शुरू किए। धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर ने क्या किया, जॉब्स भी प्रोवाइड कराया, और एक तरीके से जो प्रोडक्ट था वो भी चीप रेट में मिलने लगा। धीरे धीरे यही चैप्टर अभी चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। नाउ पिछले 500 सालों में ये जो सेकेंडरी सेक्टर से किस में कन्वर्ट हुआ है, टर्शियरी सेक्टर में बदला है, डेवलप्ड कंट्री के अंदर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है टोटल प्रोडक्शन में सर्विस सेक्टर का रोल, और सर्विस सेक्टर में ज्यादा लोग भी एम्प्लॉयड भी हो रहे हैं। ये जनरल पैटर्न है डेवलप्ड कंट्री का। अपना केस में हमने बताया कि इंडिया में भी कैसे काम होता है। ये अगर हम बात करें कि देखो 1973 में प्राइमरी का था, लेकिन उतना नहीं था, बट फिर भी था। सेकेंडरी कम था एंड टर्शरी उस टाइम पे भी थोड़ा ज्यादा था, बट अभी आप देखो 2013-14 की बात किया जाए, प्राइमरी तो ठीक है बढ़ा है प्राइमरी, लेकिन उतना नहीं जितना टेस्ट, उससे ज्यादा सर्विस का हुआ, सबसे ज्यादा किसका, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रमोशन हुआ है, और देन फिर सर्विस सेक्टर। जो ग्रोथ आप देख रहे हो, सर्विस सेक्टर की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, किसकी, सर्विस सेक्टर की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। तो ये इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ा है टर्सरी सेक्टर का, अगर आप ये देखो पिछले 40 सालों में, अगर हम देखें 2013 से 14 तक, 1973-74 से, तो सारे सेक्टर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, लेकिन टर्सरी सेक्टर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इवन 2013-14 में टर्सरी सेक्टर इमर्ज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। 2013-14 में हमने प्राइमरी सेक्टर को भी पीछे कर दिया टर्सरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। टर्सरी सेक्टर इंडिया में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, इसके बहुत सारे रीजन। पहला रीजन ये है कि कंट्री को क्या है भाई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और ये बेसिक सर्विस में आ जाएंगी, किस में आएंगी, बेसिक सर्विस में आती हैं। और जब ये बेसिक सर्विस में आ रही है तो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए गवर्नमेंट का काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इन सब सर्विस का, है ना। तो इस वजह से सर्विस टर्सरी सेक्टर का प्रमोशन हुआ एक तरीके से, फर्स्ट केस। सेकंड ये कि डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, टूरिज्म, ये सभी क्या है देखा गया, ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेक्टर मोर वुड बी डिमांड फॉर सच सर्विस। सीधी सी बात है कि जब आपका प्राइमरी सेक्टर भी इंक्रीज करेगा और सेकेंडरी सेक्टर भी, तो जब ये इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली टर्सरी सेक्टर इंक्रीज करेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी, क्या होगी, ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। तीसरा रीजन कि इनकम लेवल राइज हुआ है, क्या हुआ है, इनकम लेवल राइज हुआ, लाइक ईटिंग आउट हुआ, टूरिज्म बढ़ा, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये सारी चीजें जो कि क्या है इंटरलिंक्ड है किसके साथ, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी के साथ। क्योंकि देखो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगा तो उसका हेल्प किस में करेगा, सेकेंडरी में काम करेगा, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स खुलने से क्या होंगे, एक तरीके से क्या होगा, वहां पे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ ही होगी, जीडीपी बढ़ेगा एक तरीके से, है ना। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, क्योंकि लोगों के पास क्या है, इनकम लेवल बढ़ने की वजह से, इनकम लेवल बढ़ने की वजह से लोग प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। फोर्थ जो रीजन है वो ये कि न्यू सर्विस सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हुई है। क्योंकि आप देखो कि फोन
आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रही हैं आजकल टर्शरी सेक्टर में भी, एज वेल एज प्रोडक्शन सेक्टर में, एंड एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सभी में इनका रोल क्या है, ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प कर, क्योंकि लोग प्रमोशन का यूज कर रहे हैं, आईसीटी का किसका यूज कर रहे हैं, प्रमोशन में हेल्प कर रहे हैं, इवन डाटा को सेव करने में, मेंटेन करने में इसको हेल्प हो जा रही है, कम टाइम लग रहा है। तो अगर देखा जाए कि शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी 1973 में अगर देखा जाए इंडिया का केस, ये हमारा था 40% था, और 10% हमारा क्या था, 40%, 10% आपका ये था, और 100 में आप देखो 50% आपका टर्सरी का था। बट आप आज देखो प्राइमरी आपका कहाँ चला गया है, प्राइमरी आपका लगभग मान लो 15% है, और आपका सेकेंडरी आपका 30% के आसपास है, और देन आपका बाकी क्या है, आपका टर्सरी सेक्टर है। ये इंडिया की केस की बात करिए, तो दे आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी। अब कभी कभी क्या केस आएगा, अंडर एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, देखो अंडर एम्प्लॉयड उसे कहते हैं कि जब मान लो कि एक खेत है, ठीक है, एक प्लॉट है, इसके अंदर दो ही आदमी की जरूरत है, बट उस घर में चार लोग हैं, अब चारों लोग यहाँ पे काम करने लगे, तो ये क्या अपना ये कंप्लीट एफिशिएंसी दे रहे हैं, नहीं ना, क्योंकि वो एफिशिएंसी का तो दो ही काम किया आदमी का था, तो इसका मतलब चारों लोग अपना अपना हाफ ऑफ एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो इसी को अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। कहने का मतलब कि अगर ये दो के अलावा बाकी दो इसमें नहीं भी काम करते, तो भी ये एक दिन में पूरा काम हो जाता है ना, तो यही बात होती है, इसी को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड। क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयड। यानी अगर केस जैसे इसमें देखो, एक लक्ष्मी का केस लेके चला है ना, लक्ष्मी के केस में क्या है कि 5 मेंबर्स है उसकी फैमिली में, ठीक है, सभी उसी खेत में काम कर रहे हैं, ठीक, बट वो काम, सभी उसी खेत में काम कर रहे हैं, बट कोई भी फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है, इसी को अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं, है ना। जैसे इसका मतलब सभी दिख रहे हैं काम करते हो, बट सभी का जो पोटेंशियल है वो उससे कम में ही काम पे हो जा रहा है ना। मैंने बताया कि दो आदमी का अगर वो काम है, उसमें चार आदमी लगे हुए हैं, वो जो दो लोग हैं वो अंडर एम्प्लॉयड है, क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट कि ये काम तो दो ही लोगों का था, ये दो लोग एक दिन में पूरा काम कर देते, तो इनका एक तरीके से बनता, ये अपना फुल पोटेंशियल से काम करते, तो बट नहीं होता, तो ये दैट्स वाई अंडर एम्प्लॉयड का केस आ जाता है। और दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन who does not have a job and is clearly visible as unemployed, hence it is called disguised unemployment। और इसी को फिर हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। तो भैया एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, देखो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हमें क्या है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, लोग इंडस्ट्रीज को लोकेट करना पड़ेगा, और सर्विस को सेमी रूरल एरियाज में, कहां पर, सेमी रूरल एरियाज में। हर स्टेट और हर रीजन का अपनी पोटेंशियल इंक्रीज, हैज द पोटेंशियल टू इंक्रीज उनकी इनकम बढ़ाने की, एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। वो कैसे बढ़ सकता है, टूरिज्म के थ्रू, रीजनल क्रॉफ्ट के थ्रू, न्यू सर्विस लाइक आईटी। देखो जैसा अभी एग्जांपल देखो, राम मंदिर का आप केस देख लो, राम मंदिर हो गया, अभी महाकुंभ चल रहा है ना, यहाँ पे देखो ये भी एक तरीके से क्या है, एम्प्लॉयमेंट ही तो दे रहा है, वहां पे जो लोग हैं उनको क्या दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है, इनकम उनकी इंक्रीज कर रहा है टूरिज्म की वजह से, है ना, तो ये सारी चीजें भी काम करती हैं एक तरीके से, इस तरीके से भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है। जिसको आप कह सकते हो कि जब रिलीजन कल्चर को भी प्रमोट किया जाएगा ना, ठीक है, टेम्पल्स जो आपका है, रिलीजन टूरिज्म को, रिलीजियस टूरिज्म को, जो रिलीजियस टूरिज्म इंडिया में इसका बहुत ग्रोथ है, ठीक है, ठीक है, ग्रोथ इसकी बहुत ही अच्छी होगी, है ना, क्योंकि ये चीज क्या देता है, ये आपका एक टूरिज्म सेक्टर को बूम देता है, क्या देता है, टूरिज्म सेक्टर को बूम देता है ना। तो इस बूम की वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है। जैसे अगर आप बात की जाए कि एक स्टडी कंडक्ट किया गया प्लानिंग कमीशन, जिसको अगर नीति आयोग कहा जाता है, 20 लाख जॉब्स एजुकेशन सेक्टर ने अकेले क्रिएट किए हैं, बिन समझ लो 20 लाख जॉब्स। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें काम करती है, जैसे राइट टू वर्क लेके आई, तो 62 डिस्ट्रिक्ट में, जिसको महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा गया 2005 के अंदर, ठीक है। इसमें क्या गया कि सभी लोगों को 100 डेज का काम मिलेगा, ठीक, यूड वर्क इन रूरल एरिया में 100 डेज का काम मिलेगा, 100 डेज का, है ना। अगर गवर्नमेंट इसको फेल होती है ये काम देने में, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड कराएगी, उन लोगों को क्या प्रोवाइड कराएगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस कहेंगे। जैसे देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना, ये एक तरीके से ना फिक्स और रेगुलर होता है ना, और इनको एश्योर्ड है, एम्प्लॉयज को एक एश्योर्ड वर्क मिलता है, एक फिक्स मिलती है, ठीक है, कि 8 घंटे की जॉब है, रेगुलर बेसिस पे मिलेगी और फिक्स होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट होती हैं, और ये लगभग
गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर के होते हैं। जैसे आपने ठेला खोल दिया, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया है ना। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना इनका होता है। जैसे फैक्ट्री एक्ट होता है, मिनिमम वेजेस एक्ट होता है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये सारे एक्ट के थ्रू इनको क्या रजिस्टर्ड करना पड़ता है। बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट ये जनरली फॉलो नहीं किए जाते या रजिस्टर्ड नहीं कराते लोग गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। जॉब इसमें रेगुलर होती है, फिक्स वर्किंग आवर्स होता है, अगर आप ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, लो पेड होता है और इवन रेगुलर भी नहीं होता है ना। अगर आप ठेले वेले का केस ले लो तो रेगुलर भी नहीं होता, लो पेड होता है। वर्कर्स एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे क्या होता है कि सिक्योरिटी होती है जॉब की, भाई ठीक है जॉब आपका रहेगा, आपका जॉब नहीं जाएगा, बट इसमें एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, ठेले वाले को म्यूनसिपैलिटी वाले वहां से हटा सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये भी केसेस आते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो होता है रेगुलर बेसिस पर सिक्योर नहीं होता। पीपल जो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनको अदर्स बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे पेड लीव मिलती है, क्या मिलती है, पेड लीव मिलती है, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है। और आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई प्रोविजन भी नहीं है, ओवर टाइम का भी नहीं है, ना पेड लीव का है और ना ही हॉलीडे का केस है ना, लीव ड्यू टू सिकनेस का भी नहीं है। ये केसेस भी आते हैं इसमें। इवन पीपल्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर में, यहाँ पे अगर आप देखो, पीपल्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर में मेडिकल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है, मेडिकल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। फैक्ट्री मैनेजर को इंश्योर लाइक ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना होता है, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना होता है। इवन जब वो रिटायर हो जाए तो उनको पेंशन भी मिलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसी कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जांपल्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, विलेज हेल्थ वर्कर्स हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आपके शॉप कीपिंग, फार्मिंग, डोमेस्टिक वर्क, लेबरिंग, रिक्शा पुलिंग एक्सेट्रा, ये सारे आ जाते हैं। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए सकते हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फिक्स कर सकते हैं मिनिमम वेज रेट एंड वर्किंग आवर्स। गवर्नमेंट चीप लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स के लिए, है ना। गवर्नमेंट चीप एंड अफोर्डेबल बेसिक सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड प्रोवाइड करा सकती है। गवर्नमेंट फ्रेम कर सकते हैं न्यू लॉ विच प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, लीव ड्यू टू सिकनेस, ये सारी चीजें उनको मिले, ठीक है, इनके इसमें छुट्टियां मिले या ओवर एम्प्लॉयड, ओवर टाइम पेड मिले, ठीक है। अब ये चीज केसेस होते हैं, ये इस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को गवर्नमेंट, ठीक है। अब आता है कि दो तरह ऑनरशिप के बेसिस पर आपका पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर जो होता है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑन करती है एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विस, जैसे कि रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, पब्लिक सेक्टर का। ये जनरली वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, पब्लिक वेलफेयर के। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है कि इंडिविजुअल इसका या कंपनी जो होती है ऑनर्स होती है, ठीक है, एसेट पे, लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड होगी, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, ये ऑन कंपनीज होती हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स की होती हैं। एक्टिविटी इन द प्राइवेट सेक्टर गाइडेड बाय मोटिव टू, ये जनरली किसके लिए, ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए खोली जाती है प्राइवेट सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर आपका पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है गवर्नमेंट की, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा है, लार्ज नंबर विच इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें से कुछ की बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट का काम है टैक्सेस जो इंक्रीज, जो रेज करती है मनी थ्रू टैक्सेस, उससे क्या है कि वो सर्विस प्रोवाइड कराए। गवर्नेंस का काम क्या है कि हैवी स्पेंडिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पर, ब्रिज, रेलवे, हार्बर्स, एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करे। किस पर काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिससे कि लोगों को क्या मिल सके, फैसिलिटीज मिलता है, ठीक है, जिससे टाइम की क्या हो, बचत हो, ठीक है, सेफ्टी बढ़े, सिक्योरिटी मिले लोगों को, ठीक है, बाय रोड चलने के लिए। कुछ एक्टिविटी जैसे गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि सपोर्ट कर सकती है, इनकरेज कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को कि वो अपने प्रोडक्शन और बिजनेस को वो इंक्रीज करते जाए। गवर्नमेंट इन इंडिया बाय व्हीट एंड राइस फॉर फार्मर्स एट फेयर प्राइस, है ना, एमएसपी पे खरीदती है, किस पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। तो एक्चुअली फेयर प्राइस पे, यानी एक तरीके से फेयर प्राइस पे वो खरीदती है। सेल्स देम एट लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स, सेल्स देम एट लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स, और उसी को क्या करती है, आपका फेयर प्राइस का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का नहीं, मिनिमम उतना तो पैसा उनको मिलेगा ही मिलेगा, उतना पैसा तो उनको मिलना ही चाहिए, तो उस पर वो खरीदती है और देन फिर वो कंज्यूमर को लो प्राइस पे प्रोवाइड कराती है राशन राशन शॉप्स के थ्रू। इससे क्या होता है, फार्मर्स और कंज्यूमर दोनों के लिए हेल्प हो जाती है ना। ये कैसे होता है कि बीपीएल कार्ड बनता है, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, और एपीएल कार्ड भी होता है, एपीएल यानी अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन।
तो बिलो पॉवर्टी लाइन या एपीएल कार्ड, जो भी कार्ड्स बनते हैं, इनको क्या होता है, जिनके पास ये कार्ड होते हैं उनको जो होता है लोअर प्राइस में राशन मिल जाता है। ठीक। इवन प्रॉपर स्कूल्स को रनिंग करना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंक्रीज करना, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी को सबके लिए प्रोवाइड कराना, ये गवर्नमेंट की ड्यूटीज है। इवन गवर्नमेंट को अटेंशन करना चाहिए किसको, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर की जो कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटी पुअर के लिए बढ़ानी चाहिए, फूड एंड न्यूट्रिशन को बढ़ाना चाहिए, एंड टेकिंग केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, इनका भी आपका टेक केयर करना चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके साथ ये टोटल छः, मतलब अब छः रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये छः रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपना निभाना चाहिए इसको, ठीक है। और सारी चीजों को एक तरीके से हेल्प करना चाहिए कि किस तरीके से देश की जीडीपी और डेवलपमेंट हो, क्या हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है, ऑल सेक्टर्स में, ऑल सेक्टर्स में, और इंडिविजुअली पब्लिक का भी क्या, ऑल सेक्टर्स में क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के थ्रू होती है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। थैंक्स टू ऑल।